नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता संदीप यादव जी हैं। संदीप यादव जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और शहर उत्तरी के बारे में उनके राजनीतिक विचार को जानेंगे। संदीप जी, एक बात बताइए, शहर उत्तरी से चर्चित चेहरा अचानक राजनीति में आता है और फिर 4 साल का समय बीत गया, आखिर आप चुनाव के बाद से गायब कहाँ हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति में अचानक नहीं आया। मैं 2002 से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा था। 2005 से मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा में मैं जुड़ा। CMP डिग्री कॉलेज से हमने राजनीति छात्र संघ के जरिए मैंने राजनीति की शुरुआत की और 2009 से लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। जब आपको टिकट मिला तो आप ज्यादा लाइट में? नहीं, हम बता रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा उसी को मैं संदर्भ सहित व्याख्या करूंगा, तभी शायद उसको समझ पाएंगे आप कि मैं अचानक कैसे आ गया और अचानक आके मुझे टिकट कैसे मिला। उसके बाद हम लोग बसपा शासन काल में मायावती जी जब शासन पे रोक लगाई, उसमें हम लोगों ने आंदोलन किए। मेरे ऊपर राजपाल की मैं 1 साल तक जेल में रहा। अच्छा। उसके बाद मेरे ऊपर संघर्ष करते हुए इसमें 39 मुकदमे लगे हुए हैं और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया समाजवादी पार्टी में टिकट के लिए, तो और उसके बाद मैं लगातार तब से ही जनता के बीच में लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए संदीप जी, शहर उत्तरी जैसी टफ सीट जो कभी समाजवादी पार्टी की सीट नहीं रही, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ बहुत प्रयोग किया, वरिष्ठ अधिवक्ता TP सिंह को भी मैदान में उतारा, शशांक त्रिपाठी को भी मैदान में उतारा, उन दोनों लोगों ने समाजवादी पार्टी को सफलता दिलानी छोड़िए, सम्मानजनक वोट भी नहीं दिलवा पाए। आज की कंडीशन में संदीप यादव की शहर उत्तरी को लेकर क्या रणनीति है, कितना सफल होंगे? देखिए, शहर उत्तरी विधानसभा में अगर हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं। जब डॉक्टर लोहिया जी भी जवाहरलाल नेहरू जी के सामने चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा, इस चट्टान को हम तोड़ नहीं सकते लेकिन दरार पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाबा राम आधार यादव जी चुनाव जीत चुके हैं। वो भारतीय जनता दल से जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो पार्टी उन्होंने चुनाव जीता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो जाति वैमनस्यता फैला करके यहाँ पर जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे शहर उत्तरी का माहौल को खराब करने का काम किया, जिससे कहीं ना कहीं संघर्ष यहाँ पर पार्टी को करना पड़ा। ये बात अलग है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है सभी दलों जो जाति के लोग हैं और तमाम लोग जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, सभी लोगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे जो लेखक है इसको हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, कहा जाता है कि शहर उत्तरी बहुत विकसित है, शुरू में ही माघ मेले का हर साल बजट आता है, तो कुंभ का बजट आता है। एक समाजवादी पार्टी नेता और विपक्ष के नेता के रूप में फिर आप इस शहर उत्तरी में क्या कमी देखते हैं जब इतना विकसित विधानसभा है? देखिए, ये हमारा जो शहर है प्रयागराज, ये गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी। गंगा यमुना, ये गंगा की तराई बेल्ट पे हमारा शहर बीच में बसा हुआ है, अगल बगल गंगा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो आप तराई क्षेत्रों में आप जाकर के देखिए, जैसे दारागंज, अल्लाहपुर, सलूरी, बघाड़ा, तेलियरगंज से लेकर के बेली कछार में आप देखिए तो यहाँ राजापुर में तमाम पानी की समस्याएं, जो निचले तक जो एरिया है वो पूरा पानी से लबालब भर जाता है। और यहाँ पर सागर पेशा की जो समस्याएं, सागर पेशा में रहने वाले लोग जो हैं स्लम बस्तियों में, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई विधायक तो नहीं हुआ, लेकिन जो विधायक चुनाव यहाँ पर जीतते रहे हैं वो जनता से वादा तो किए, लेकिन उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं कराया। एक चीज आपने सही मुद्दा उठाया, जो स्लम बस्तियां हैं जहाँ सागर पेशा वाले लोग रहते हैं, वहाँ वो जमीनें बेच दी जा रही हैं और उद्योगपति जो ले रहा है वो उनको विस्थापित कर दे रहा है, बिना घर के हो जा रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार भी तो रही है, क्यों नहीं स्थायीकरण करवा दिया? नहीं, उसमें पहले आप देखे होंगे तो जो सागर पेशा के हमने क्या कहा कि अगर आप यहाँ पर भौगोलिक स्थिति इसकी समझते होंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो विधायक जी से पहले रहे उनके भाई यहाँ पर सागर पेशा की राजनीति कर करके उन्होंने फ्लैट लोगों के बीच बिठवा करके जिस तरीके से बंदरबाट करने का काम किया। लोग सागर पेशा की लड़ाई को दिखाते तो हैं, लेकिन सही मुद्दों पर लड़ाई करते नहीं। एक बात आप हमको बताइए, अगर आप सत्ता में हैं तो जरूरी है कि विधायक होते हुए ही कोई काम हो? नहीं, ऐसा देखिए नहीं है कि आप विधायक रहेंगे तभी काम होंगे, लेकिन ज्यादातर समस्याओं को आप उठाएगा कौन सा? इसीलिए तो सदन बनी हुई है कि जनता की समस्याओं को आप वहाँ पर ले जाएंगे, जो हम लोगों से रहा। देखिए, जैसे जल भराव की जो भी समस्याएं रही हैं, अभी आप आए होंगे, देखे होंगे, जो सड़कों को बनाने का काम किया माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, जो समाजवादी पार्टी की सरकार की। शहर उत्तरी में आप देखिए साइकिल ट्रैक बना करके उन्होंने जो ट्रैक बनाया, जो सौंदर्यीकरण कराया। कंपनी गार्डन में आप जाकर के देखिए, जो आपको जॉगिंग ट्रैक बना करके दिया। कि अगर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में मान लेते हैं कि सारे शहर उत्तरी के विकास के काम हो चुके हैं,
तो अब क्या बचा हुआ, आज कौन सा मुद्दा रहेगा संदीप यादव के पास? नहीं, ये देखिए, जो हमने क्या कहा कि जनता ने हमें मौका नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में भी सरकार चल रही है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो ये जनता को सवाल करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज आप बंधा बनाने के लिए जो लंबे बजट की यहाँ पर जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं केंद्र की मदद के बगैर संभव नहीं था। जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने बजट की संभावना कम होती है, तो इतना बड़ा चूंकि उसमें बजट है, ये बात सही थी, इसका सर्वे भी हुआ। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्यों उसको नहीं कर रहे हैं? जो लोगों की समस्या है उसको करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। संदीप जी बहुत अच्छा, तो मेरे पास सवाल नहीं था, आपने सवाल दिया मुझको। क्या मैं उम्मीद करूं या आप शहर उत्तरी की जनता से, वैसे जनता से जो सागर पेशा वाले हैं, वो स्लम बस्तियों में रह रहे हैं, उनसे वायदा करेंगे कि अगर आपकी सरकार आएगी तो जहां वो रह रहे हैं वहां उनका स्थायीकरण हो जाएगा और कभी बिकेगा नहीं? देखिए, मैं अभी कल ही एक पढ़ रहा था, जो भारतीय सरकार ने जो है ले आया है, अपने पेपर में पढ़ा था कि जो लीज लैंड है उसको फ्री होल्ड कराने की जो व्यवस्थाएं थी, जो समाजवादी पार्टी ने जो व्यवस्थाएं शुरू की थी, उस व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। कल ही के पेपर में मैं देख रहा था। तो आप ये जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये शासन के जो उद्योगपति को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। आज वर्तमान या मानिया अडानी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, ये स्लम बस्तियों के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। ये सागर पेशा के रहने वाले लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। उनको फ्री होल्ड करा करके उनको आवास देने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चलिए मान लिया बीजेपी नहीं कर रही है, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, नहीं किया, अगली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि अगर मान लिया समाजवादी पार्टी की आई तो बन सकती है? तो बिल्कुल क्यों नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो मैं आपके माध्यम से शहर उत्तरी विधानसभा के सागर पेशा के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा पूरा प्रयास ही नहीं, पूरी योजना के तहत इस कार्य को कराने की सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। अच्छा संदीप, शहर उत्तरी के विकास के लिए संदीप यादव ने क्या योजना बनाई है? अगर मान लिया आप विधायक बनते हैं सन 2022 में, तो सबसे पहला और सबसे दूसरा काम आपका क्या है? देखिए, मैंने उसको तो आपने पहले ही पूछ लिया था कि ये जो तमाम सबसे बड़ी मुझे जो समस्या दिखती है कि सलोरी से बघाड़ा से आने वाले लोगों के लिए जो फ्लाईओवर बनने की जो जरूरत थी, जो मुझे लगता है कि अगर कोई पेशेंट हो जाए, अगर फटती वहां पर जो ट्रेन आने वाली बंद हो जाती है, तो सबसे ज्यादा मतलब समस्याएं लोगों को आती हैं। अगर उधर हम चले जाते हैं तो आधा घंटा, मुझे लगता है 40 मिनट तक अगर एक जगह को खड़े रहना पड़ता है। तो बहुत तमाम तरीके की समस्याएं। बक्सी बांध पर फ्लाईओवर ब्रिज बनना प्रस्तावित है और IIT कॉलेज पर भी बनना प्रस्तावित है। नहीं, ये तो प्रस्तावित, इसके लिए देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ के विधायक को इसको बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहिए। विधायक को यहाँ की इसके लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आज विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी को दिखना चाहिए, जनता के बीच में जा करके जनता की व्यू को लेना चाहिए। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की एंट्री हो रही है, उसको संदीप यादव किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस का जो रवैया रहा है, वहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। तब भी जो है सपा और कांग्रेस ने समझौता किया। नहीं, कांग्रेस और सपा का जो समझौता तो बीजेपी से नहीं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो फोरम था, हमारी पार्टी का जो फोरम था, अगर पार्टी जिससे गठबंधन करेगी तो चीजों को हम लोग मानते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो हमारा गठबंधन था, तब आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी है? नहीं, कांग्रेस की योजनाएं आप लेकर के देखिए। कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, जो इनका कार्य है, आप जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहां पे वो नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस यूपी में आकर के आप आखिर किसको कमजोर करना चाह रहे हैं? तो कांग्रेस को विलय कर लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लेना? देखिए, ये विलय की बात, तो विलय नहीं होगा तो अपनी अपनी राजनीति सब करेंगे ना। राजनीति तो करने का हक है। आप समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी किसी दल को तो नहीं रोक सकती कि आप किसी प्रदेश में राजनीति न करिए? नहीं, दल की राजनीति रोकने के लिए बात हमने नहीं की। हमने क्या कहा कि वो आप हमेशा प्रियंका जी को देखती तो हमेशा यूपी में दिखेंगी, राहुल। लेकिन उन्होंने तो कभी अखिलेश यादव को कुछ बोला ही नहीं। वो तो राजनीति है। अखिलेश यादव जी ने भी प्रियंका जी के लिए क्या ऐसा कुछ बोली ना कि सुना है, तो इसका मतलब सपा और कांग्रेस भी साथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ किया आपको ऐसा लग रहा है। बहरहाल संदीप जी, हम राष्ट्रीय राजनीति पर बात और लोग से करेंगे। आप अगला बताइए। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक बार कारसेवकों पर गोली चलना गलत हुआ? देखिए, देश हमारा संविधान से चलता है। जो संविधान हमारा, जो संविधान की जो ताकत है, जो संविधान कहेगा हमारा
उसी तरीके से हमारा देश चलेगा। और वहाँ पे वो संविधान की ताकत थी। संविधान कहीं भी ये आपको निर्देशित नहीं करता कि आप जाकर के कहीं दंगा कर दें, किसी को पीट दें, किसी की चीजों को उजाड़ लें। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको मान्य होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए क्या कर रही है राजनीति, भाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही तो बन रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जो मूर्ति पूजन है या शिलान्यास है, ये किसी दल को न करके जो है जनता के लिए छोड़ देना चाहिए था? जिस तरीके से प्रधानमंत्री और लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इससे तो राजनीति हो रही है, या तो हर दल के लोग गए होते। देखिए, धर्म को और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग यही हैं। ये गाय और गोबर की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम देश को धर्म के आधार पर बंटने नहीं देंगे। हमारी हमेशा से यही प्राथमिकता रही है और आगे भी हम लोग जो है इस पे हमेशा। चलिए, हम लोग राजनीति पे बात करते हैं। संदीप जी, ये बताइए, पहले विधानसभा में गठबंधन कांग्रेस से, फिर लोकसभा में गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से, उसके बाद भी अगर अपेक्षित सफलता समाजवादी आंदोलन को नहीं मिला है, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कैसे समाजवादी पार्टी टक्कर देगी? देखिए, आज नौजवानों के रोजगार के सवाल पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, ये तो 14 में कहा था, फिर भी 19 के बाद नहीं, उसके बाद हमने क्या कहा, वो जनता को पहले हमारी बात सुनिए, आप बीच में शायद बोल देंगे तो हम उस बात नहीं कर पाएंगे। तो जनता को जब उन्होंने बरगला करके वोट लेने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, आज भी कोई उद्घाटन से वर्तमान सरकार कर रही है। जो डबल एजेंट की सरकार आपको दिख रही है, सिर्फ उद्घाटन कर रही है। आपने मेट्रो देने का काम किया, आपने आगरा एक्सप्रेस लखनऊ, अगर आप गए हैं कि नहीं गए हैं, उस पर जाकर के आप गए होंगे तो जरूर देखेंगे इतना शानदार एक्सप्रेस वे। तो जो उस पर एक बार चल देगा तो मेरा मानना समाजवादी पार्टी को ही हो जाएगा। अच्छा, आप एक युवा नेता हैं, आज युवाओं की क्या समस्या आप देखते हैं? युवाओं की तो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई रोजगार उनके सामने सबसे बड़ी समस्या दिख रही है। आज लॉकडाउन में जिस तरीके से नौजवानों के रोजगार को छीना जा रहा है, जो रोजगार थे उसके बाद भी जो वैकेंसियां निकल रही हैं उसके भी पर्चे आउट हो जा रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग से लेकर के तमाम जगहों पर हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले और हमको घेरने वाले लोग जो जनता से वादा करके आए थे कि नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे रहे हैं? तो नौजवान, ये मेरा मानना है कि ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो नौजवान सड़कों पर निकलने वाला, और समाजवादी पार्टी इसको जो विरोध करेगी। जो भी अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, नौजवानों के हक के साथ जो खेल रही भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी जैसा कि आपने अभी बताया कि अखिलेश सरकार ने बहुत ढेर सारे काम किए, एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप सबको दिया, फिर एम्बुलेंस और सारी चीजें किया, पेंशन, समाजवादी पेंशन भी दिया। इतना विकास काम करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को जो सफलता नहीं मिली, इससे आपने ये नहीं देखा कि विकास अब चुनाव में मुद्दा नहीं रह गया? तो वही हमने कहा कि ना, जनता को एक कहीं ना कहीं उनको बरगला करके वोट लेने का काम किया। अब क्या मुद्दे बन पाते हैं? जनता तो विकास देख रही हो, जनता को लगा था कि 2 करोड़ आ जाएंगे, भाई 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा। जनता को लगा कि बहुत राम राज्य आ जाएगा, चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। जिस तरीके से भाई आपने कानपुर की घटना भी देखी है, जिस तरीके से पुलिस वालों को भाई योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ठोक दो, तो पुलिस कभी जनता को ठोक देती है, कभी जनता पुलिस को ठोक दे रही है। तो कौन किसको ठोक दे रहा है यही नहीं पता। ये ठोको नीति जो चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, अपहरण लगातार हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं लगातार हो रही हैं। आप देखिए, एक समुदाय के लोगों को लगातार हत्या तो एक ही समुदाय की हो रही है, नहीं, वो तो दिख रही है कि लगातार अपराध का तो है, लेकिन एक कहीं ना कहीं अपराध के लाभ भी तो आप देखिए ना। अभी आरटीआई से एक खुलासा हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार। ये सवाल मेरा आगे है, आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा। संदीप यादव से आगे बातचीत होती रही है। वो थे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संदीप जी, आपसे एक बहुत गर्मा गर्म सवाल है। सुना जा रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी के चाचा जी ने बनाई थी, उसका समाजवादी पार्टी में विलय हो रहा है। 2017 में सबसे पहले ललन राय को भी यहाँ से टिकट मिल गया था, फिर आपको मिला, और वो आज महासचिव भी हैं। अगर ललन राय को टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से विलय होने के बाद, तब संदीप यादव का क्या कदम होगा?
देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के हम लोग जो है एक तरीके से कहिए दीवाने हैं। उनको देख करके हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा है। तो हमारे नेता का जो भी निर्णय होगा मैं उसका जिंदाबाद करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग सिर्फ टिकट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे टिकट मिलेगा तो बिल्कुल जो है मेरा पूरा प्रयास रहेगा, चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन जिसे भी पार्टी चुनाव यहाँ से टिकट देगी उसका जिंदाबाद, उसको अपने कंधे पर लेकर नहीं, कहा जाता है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंवर रेवती रमन जी बहुत ताकतवर समाजवादी नेता, आप इससे सहमत हैं? उनके एक बहुत ही खास है विनय कुशवाहा, वो भी शहर उत्तरी से तैयारी कर रहे हैं। शहर उत्तरी के इतने दावेदार हैं, शहर उत्तरी में संदीप यादव अपने को कितना मजबूत पा रहे हैं। हमने सुना कि आपके अध्यक्ष जी ने आपसे वायदा भी किया है, कोई विपक्ष का ही नेता बता रहे थे। देखिए, हमने क्या कहा कि चुनाव पार्टी फोरम तय करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चुनाव लड़ाएंगे, कौन किसका करीबी है, कौन क्या है, इस पे ये प्रश्न, ये मेरा मानना है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। एक सवाल मेरा और भी है। हमारे सूत्रों ने ये भी बताया है कि फूलपुर विधानसभा से, बहरहाल अभी जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम फूलपुर पर आपसे बहुत ढेर सारी बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सुना गया है कि फूलपुर विधानसभा से भी संदीप यादव की दावेदारी है और संदीप यादव अगला चुनाव शहर उत्तरी से ना लड़के फूलपुर से भी लड़ सकते हैं। ये कहाँ तक सही है? हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा फिर से वही सवाल रहेगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जहाँ से जो आदेश कर देंगे वहाँ से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ये अफवाहें ये मार्केट में इस तरीके से चलती रहती हैं, क्या है कैसे है, कोई इस तरीके से पहले से कोई योजना नहीं है कि हमारी कहीं कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से नहीं। यानी जब चुनाव आएगा तो एकदम लास्ट में ही प्रत्याशी उतारेंगे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, क्योंकि बीजेपी का तो पहले से हर जगह है ही, इसलिए जो है जल्दी करने में क्या दिक्कत है? पार्टी फोरम में जो तय हो जाएगा, अभी भी लगता है कि किसी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा, इसलिए जो है अभी तय नहीं हो। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चलिए, किससे गठबंधन करेंगे। अब आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपका ज्यादा लेना देना है। 4 साल का समय बीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी के शासन से संदीप यादव कितना संतुष्ट या असंतुष्ट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल सरकार है, चाहे केंद्र में ले लीजिए चाहे प्रदेश में ले लीजिए। आज जनता को कहीं ना कहीं ये समय लग गया जानने में। आज आप पेपर पढ़ रहे होंगे, हरदोई के सांसद जी ने उन्होंने कहा कि मेरे 30 बात ही नहीं सुनी जा रही, बात ही नहीं सुनी जा रही। पूरे 30 साल के राजनीतिक करियर में इस तरीके की पार्टी कोई सरकार मैंने नहीं देखी। ये बात अलग है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक सांसद परेशान है, लेकिन अब वही है कि बिल्ले की गले में घंटी बांधे कोई बोल नहीं पा रहा। तो बोल कोई नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में देखेंगे इतनी तेजी के साथ यहाँ पर भगदड़ मचने वाली है, दल बदल होगा। एक दल बहुत तेजी के साथ लोग जो है इनका साथ छोड़ करके जाने वाले हैं। यहाँ राजनीति का कहीं ना कहीं कह लीजिए स्वार्थ के लिए लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, बाकी और कोई औचित्य है नहीं, पूरी तरह से फेल सकता है। अच्छा, एक चीज और बताइए संदीप जी, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने कोरोना काल को अवसर में बदल दिया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों को जो है लोन दिया। आपको क्या लगता है कि ये कदम उचित था या कदम सही था या कदम हुआ ही नहीं? देखिए, कोरोना काल में भी राजनीति करने से भाजपा नहीं चूकी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर कदम पर, चाहे वो शहीद के नाम पर राजनीति करना हो, चाहे वो कोरोना काल में राजनीति करना हो, चाहे मंदिर के नाम पर राजनीति करना हो, चाहे गाय की, ये लोगों को कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके अपनी राजनीति, अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। कोरोना काल में जब किसी भी दल, किसी भी देश भावना को भुला करके सारे लोग कहीं ना कहीं इसमें एक साथ थे, मदद कर रहे, सारे लोग दल एक साथ थे, सारे लोग इसमें, किसी ने इसमें कोई विरोध नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति सीख किया है। आज आप देख करके देखिए, यहीं प्रयागराज में जहाँ पे कोविड-19 के जो भी बने रहे स्थान जा करके देखिए, ना तो वहाँ पीपी किट है, ना खाने की व्यवस्थाएं हैं, ना तो वहाँ पर लोगों को पानी मिल रहा है। तो ये तमाम तरीके की समस्याएं, वहाँ पर पेशेंट से जाकर के आप बात करिए, लगातार कोई ना कोई वीडियो लॉन्च हो रहा है, पूरे प्रदेश की हाहाकार मचा हुआ है। तो एक तो कोरोना से लोग अलग मर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उसे परेशान है पूरे देश प्रदेश में, जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, तो उसमें सरकार की तरफ से कोई इस तरीके से मदद लोगों को नहीं हो रही। चलिए, मेरे 2 सवाल हैं क्लोजिंग करने के पहले। आपको लगता है कि मंदिर का जो मुद्दा है, मंदिर बनना जो है, ये बीजेपी को अगले चुनाव में फायदा कर जाएगा? देखिए, मंदिर मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा रोजगार होना चाहिए। नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? नौजवानों को हम जो है भविष्य उनका कैसे सुधारेंगे? अस्पताल कैसे खुलने चाहिए? आज कोविड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब आज अस्पताल हमारे पास अच्छे होने चाहिए। आज अस्पताल की हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास वेंटिलेटर की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए।
फिलहाल तो हमारा देश आस्था का ये आस्था का विषय है, ये हमारे यहाँ। और गाय, हम लोग गाय पालने वाले लोग हैं। आज भी हमारे यहाँ गाय सबसे पहले, घर की एक रोटी जो है सबसे पहले गाय को दी जाती है खिलाने जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 2022 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर आप लोकल या राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर तक भी बता सकते हैं। नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी जो है 2022 में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए, हम उस काम को जनता के बीच में ले जा करके, जनता के बीच में जा करके बताने का काम करेंगे। हमारी पार्टी फोरम से अभी आदेश आया था, आह्वान पत्र हमारे गांव-गांव में बांटे जा रहे हैं। हम जनता के बीच में निकल चुके हैं आह्वान पत्र के माध्यम से। कोरोना के वजह से कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें तेजी आएगी पार्टी प्रचार में। वैक्सीन के बाद बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, हमारा अंतिम सवाल है, आप शहर उत्तरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये शहर उत्तरी की जनता से अपील करना चाहूँगा, इस समय कोरोना जो महामारी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को बचना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में अपने आप को सेफ रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाकी राजनीति करने का जो राजनीति तो दौर आगे आने वाले दिनों में भाई राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन अब सब लोग अपना ख्याल रखें, अपना जरूर जो है ध्यान दें। संदीप जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने देखा, हमारे साथ संदीप यादव जी थे, जो शहर उत्तरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार भी हैं। आपका एक बार टिकट भी हो चुका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होने की वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाया। संदीप यादव जी का कहना है कि शहर उत्तरी में समस्याओं का अंबार है और सबसे ज़्यादा जरूरी है बक्सी बांध पर फ्लाईओवर ब्रिज का बनना। उसके लिए स्थानीय विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उनकी केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है। संदीप यादव जी ने शहर उत्तरी की जनता से अपील किया कि कोरोना काल में सबसे पहले सुरक्षित रहें, राजनीति करने के लिए बहुत से समय हैं। हम आगे भी आपको ऐसे ही तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी।